Thank you, my dear student. I am standing before you just now. So, I would like to say something about conditional sentence. Today, my topic is conditional sentence. So, many beginner students present here at this time, so who don't know about me. So, I gave you my brief introduction. So, listen to me. Okay. I am Dayanidhan before you. So, at this time, I am teaching in Sri Visram Singh Inter College, Morcha. I have been teaching for 20 years. This is my work experience, and I belong to Yadav family. So at this time, I am standing before you. So my topic is conditional sentence. So whatever I say before you, listen to carefully and try to understand it. Okay? Every student listen to carefully whatever I say before you. So I am going to tell you about the conditional sentence. What is the conditional sentence? So are you ready? Okay. Can I start? Thank you. Listen and look at the board. Every student. First मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पर रियल कंडीशन. रियल कंडीशन CONDITION. आज मैं रियल कंडीशन के बारे में, जो कंडीशनल सेंटेंस में रियल कंडीशन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. ठीक है. तो रियल कंडीशन में आपको देखना है कि जब कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज फ्यूचर टेंस में हो, हिंदी वाक्य में, हिंदी ट्रांसलेट में दोनों क्लॉजेज जो होती हैं वो फ्यूचर टेंस में जब होती हैं, तो इंग्लिश में क्रिएट करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दोनों को हमें फ्यूचर टेंस में क्रिएट नहीं करना है, बल्कि जो इफ क्लॉज होती है उसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिएट करना है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसे हमें फ्यूचर टेंस में बनाना है. एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होती है, कम से कम दो क्लॉजेस का प्रयोग किया जाता है. क्लॉजेस के बारे में हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे, बताएंगे उसके बारे में, और क्लॉजेस क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. तब तक के इसको देखते हैं, हम आपको बताते हैं इसके बारे में. जो क्लॉजेस होती हैं, क्लॉजेस आपकी इसमें दो होंगी कम से कम, जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी. प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट में फर्क क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं. कि जो प्रिंसिपल क्लॉज वह होती है जो अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज के आश्रय नहीं रहती है, किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज के सहारे रहती है, किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर रहती है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ओके. Can you understand whatever I say? Thank you. So, इसमें जब दो क्लॉज होती हैं तो इफ क्लॉज जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसे हमें फ्यूचर टेंस में बनाना है. कब? जब दोनों क्लॉजेस फ्यूचर टेंस में हो. हिंदी सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस फ्यूचर टेंस में हो. ओके. चलो देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से आपको भी समझाएंगे. यहाँ पर मैं आपको नोटेड किए दे रहा हूं, देख लेना है इसको. इफ क्लॉज इक्वल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Okay. If clause present indefinite tense and principal clause equal future tense. Okay. इसको आप ध्यान रखना, ये नोटेड कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोटेड कर लेना इसको. इफ क्लॉज को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे. इसको नोट कर सकते हैं आप. इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लॉज को, बाद वाली क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में क्रिएट करेंगे. ओके. एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं. Example,
एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको कोई सेंटेंस ले लूं, मान लीजिए यदि आप यहाँ आओगे तो मैं आपको एक कलम दूंगा। यदि आप यहाँ आओगे तो मैं आपको एक कलम दूंगा। यहाँ पर कंडीशन रखी हुई है, इस सेंटेंस में क्या है, कंडीशन रखी है, शर्त रखी है कि यदि यहाँ आओगे तो मैं आपको एक कलम दूंगा, यदि नहीं आओगे तो नहीं दूंगा। तो शर्त है ना, ठीक, ओके। तो यहाँ पर शर्त शो कर रहा है, शर्त रखी गई है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दोनों देख लेते हैं। यदि यहाँ आप आओगे, गे आया ना, फ्यूचर आया है, ओके, और तो मैं आपको एक कलम दूंगा। दोनों में गा गी गे यानी कि फ्यूचर में है, दोनों फ्यूचर में है क्लॉज। जब दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में है तो इफ वाली क्लॉज को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और प्रिंसिपल क्लॉज को हमें फ्यूचर टेंस में बनाना। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताने जा रहा हूं। इफ यू कम हियर, कम हियर, कॉमा। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, तो शब्द के लिए कंडीशनल सेंटेंस में जो हिंदी में तो शब्द आता है, तो शब्द के लिए हम किसी भी अदर कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कभी भी हम कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल कॉमा का ही यूज करेंगे, केवल कॉमा लगाएंगे। तो शब्द के लिए कोई सा कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इतना और ध्यान रखना है। इफ यू कम हियर, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो अब क्या लिखना है, यानी कि यदि तुम यहाँ आओगे, ओके, तो मैं आपको एक कलम दूंगा। तो आई शैल गिव यू a pen। ओके, ये आपका सेंटेंस देखना है। इफ यू कम हियर आई शैल गिव यू ए पेन। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं आपको एक कलम दूंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गागी गे दोनों में आया, दोनों क्लॉजेस में गागी गे, तो दोनों आपकी फ्यूचर टेंस में है। तो देखना है किस तरीके से इसको क्रिएट किया है। ये आपकी इफ क्लॉज हो गई है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज हो गई है। तो मैंने आपको जैसा कि अभी भी बताया था कि इफ क्लॉज को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर टेंस में बनाना है। तो देखना, इफ क्लॉज को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा है कम हियर, क्योंकि यू रखा है, यू के साथ में कभी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यानी प्लूरल नंबर के साथ में एस का प्रयोग नहीं होता है, और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ में हम मेन वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। तो देखना, यहाँ पर हमने इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिएट किया है, और सेकंड वाली जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमने सेल, ये सेल लगा हुआ है, सेल के साथ देख लेंगे कि इसको हमने फ्यूचर टेंस में क्रिएट किया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। चलिएगा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ से हम आपको लेकर के चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इफ ही डज नॉट कम हियर, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं आपका। इफ ही डज नॉट कम हियर, इफ ही डज नॉट कम हियर, कॉमा लगा देंगे, यहाँ देखना है कॉमा। तो यदि वह यहाँ नहीं आएगा, तो के लिए मैंने कॉमा का यूज कर दिया है। तो अब जो भी जोड़ना हो आपको, इफ यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। तो आई शैल नॉट pardon him, I shall not pardon him। यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ देख लेना है आपको ही, इफ ही डज नॉट कम हियर। यहाँ पर देखने के निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में मैंने डज नॉट का प्रयोग किया, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ में हमने डज का प्रयोग किया है। तो इफ ही डज नॉट कम हियर, यदि वह यहाँ नहीं आएगा, इफ ही डज नॉट कम हियर, वह यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो
I shall not pardon him, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। देखना है गागी गे दोनों क्लॉजेस में हिंदी में आया है, लेकिन इसको जब इंग्लिश में क्रिएट किया है तो ये इफ क्लॉज को देख लेते हैं। इफ क्लॉज को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिएट किया है, और दूसरी वाली क्लॉज जो है ये I shall not pardon him, शैल का प्रयोग हुआ है, तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने यानी कि फ्यूचर टेंस में क्रिएट किया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और भी सेंटेंस काफी बना सकते हैं इसके तरीके से। और भी जैसे मान लीजिएगा, यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपको एक पुस्तक दूंगा। यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपको एक पुस्तक दूंगा। ओके, यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपको एक पुस्तक दूंगा। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। If you help me, कमा, तो मैं आपको एक पुस्तक दूंगा। I shall give you a pen. Okay, if you help me, I shall give you a pen. यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपको एक कलम दूंगा। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? ओके, और भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना, अधिक से अधिक रीड अगेन एंड अगेन सेम पैसेज। ओके, तो अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, अनलेस, UNLESS, अनलेस के यूज द्वारा भी हम कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। अनलेस के प्रयोग द्वारा भी हम कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन फर्क आपको ये याद रखना है। फर्क क्या है कि अनलेस के साथ में कभी हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिव वर्ड होता है। अनलेस खुद में नेगेटिव वर्ड होता है, निषेधात्मक होता है, इसलिए हम इसके साथ में कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखना है, जैसे किसी में बना के दिखाता हूं आपको इस एक सेंटेंस को, जैसे इसी को ले लो, इसको मैं बनाता हूं नेगेटिव में। इफ है ना, he does not come here, तो मैंने if से नहीं स्टार्ट किया, अब मैं इसको करता हूं unless से। unless, ओके, he comes here अब करना मुझे, he comes here, ओके, कॉमा, unless he comes here, यानी कि यदि वह यहाँ नहीं आएगा। तो अनलेस का मतलब यदि नहीं, अगर नहीं, यही होता है, यदि नहीं, अगर नहीं। तो यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो क्या होगा फिर? I shall not pardon him, मैं उसे क्षमा या माफ नहीं करूंगा। I shall not pardon him, I shall not pardon him, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Unless he comes here, I shall not pardon him, यदि वह यहाँ नहीं आएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देखना है unless, लेकिन याद रखना है आपको, unless वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। यानी कि अनलेस वाली क्लॉज को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है, और प्रिंसिपल क्लॉज को आपको फ्यूचर टेंस में बनाना है। तो अनलेस वाली क्लॉज है, इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ कम्स लगाया, ऊपर डज नॉट लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने कम्स लगाया क्योंकि अफर्मेटिव हुआ तो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। लेकिन अनलेस के साथ में नेगेटिव वर्ड मैंने मना किया था, यूज नहीं होगा। तो जब मना किया था तो ही के साथ में सिंगुलर, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में SIS का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में SIS का प्रयोग कर दिया, और लास्ट वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको मैंने फ्यूचर टेंस में दिया आई के साथ। चलिए देखना है आपको, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ प्लस नॉट इक्वल अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल अनलेस, ये होता है। इफ प्लस नॉट यानी कि इक्वल, अनलेस होता है इफ प्लस नॉट। ओके, थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। और इसका दूसरा स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।